मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। एक जंग जिंदगी के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं, इस लॉकडाउन के समय में आपने महामारी शब्द ये कई बार सुना होगा और महामारी कानून इसके बारे में भी बीच में चर्चा हुई थी, आपने न्यूज में सुना भी होगा। तो हमने भी इस महामारी कानून क्या है इस पर विस्तार पूर्वक हमें जानकारी दी एडवोकेट फरीद अहमद खान जी ने, जो छतरपुर से हैं। श्रोताओं, आज विश्व के अधिकांश देश वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस नामक संक्रमित बीमारी से ग्रसित है तथा उक्त कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी दुनिया में लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। भारत में लगभग 2,500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस कोरोना वायरस से हताहत होने वालों की संख्या को देखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है। WHO की सलाह पर भारत सरकार द्वारा भी कोरोना को महामारी घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से महामारी अधिनियम के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। मित्रों, आइए अब हम महामारी अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महामारी अधिनियम 1897 है, जिसके प्रावधान संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हैं। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार जब केंद्र या राज्य सरकार का किसी समय यह समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है तथा सरकार यह समझती है कि मौजूदा कानून एवं विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने को किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे। मित्रों, इसी संदर्भ में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों को लागू करने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसी सलाह पर सभी राज्यों द्वारा अपने यहाँ महामारी अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू कर दिया गया है। श्रोताओं, संपूर्ण देश में स्वास्थ्य कर्मियों एवं कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ की जा रही हिंसा को ध्यान में रखते हुए 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश के स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हमले के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने हस्ताक्षर कर मंजूरी प्रदान की गई है, जो तत्काल प्रभाव से संपूर्ण देश में लागू भी हो गया है। इस अध्यादेश के अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर्मियों में ऐसे सभी लोगों को शामिल किया गया है जो महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं। मित्रों, इस अध्यादेश की धारा 3A की उपधारा 1 के द्वारा हिंसा की गतिविधियों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश के अनुसार इस अधिनियम में जोड़ी गई धारा 2A के अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के प्रति हिंसा एवं संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को प्रतिबंधित किया गया है। हिंसा करने वालों को पहले अधिनियम में 3 माह की सजा का प्रावधान था, जिसे अब संशोधित कर 5 वर्ष तक की सजा एवं 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गंभीर चोट पहुंचाने की स्थिति में उस अपराध में 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की सजा एवं 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी इस अध्यादेश में किया गया है तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हमलावर से बाजार रेट से 2 गुनी मूल्य की रकम वसूली जाएगी। महामारी कानून की धारा 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करता है
अथवा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इस अध्यादेश के जरिए हिंसा की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा उनके मामलों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए धारा 3A की उपधारा 2 के अंतर्गत इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया जाने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश की धारा 3A की उपधारा 3 के अनुसार स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के खिलाफ अपराधों की जांच पुलिस द्वारा FIR दर्ज होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर पूरी करने का प्रावधान भी किया गया है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मुकदमों को 1 वर्ष के अंदर पूरा करने पर भी जोर देने का संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, कानून तब तक लागू रहेगा जब तक महामारी घोषित रहेगी। सरकार द्वारा जिस समय महामारी घोषित होने का आदेश वापस कर लिया जाएगा उसी दिन से यह अधिनियम भी के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे फरीद अहमद खान छतरपुर से, जो जानकारी दे रहे थे महामारी कानून पर। कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए हर विभाग अपनी अपनी तरफ से प्रयास में लगा हुआ है। ऐसे ही हमने बात की महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल जैन जी से। जी नमस्कार, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। नमस्कार जी, मैं अनिल कुमार जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग छतरपुर। जी जी सर, जैसा कि बताया महिला बाल विकास में आप पदस्थ हैं, यहाँ छतरपुर जिले में ही है। जी हाँ, अभी पिछले 12 दिनों से पूर्व पद स्थापना हुई है। जी जी जी, तब से कार्य कर रहा हूँ। सर इसके पहले आप कहाँ पे थे? इसके पहले मैं जिला दमोह में पदस्थ था। अच्छा, दमोह से आपका ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है। जी। तो सर, अपने छतरपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो कोरोना का समय चल रहा है जी, तो इस पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं? ये कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, कोविड-19 जी, और भारत शासन के निर्देशानुसार जब से यह लॉकडाउन लागू हुआ है तभी से विभाग के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों को संक्रमित बच्चों एवं महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए केंद्र बंद कर डोर टू डोर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें पोषण आहार जो हमारे बच्चों को टेक होम राशन है, रेडी टू ईट है, यह समूहों के माध्यम से तैयार कराकर वीकली साप्ताहिक तौर पर एक सप्ताह का 21 दिन का ये डोर टू डोर प्रदान किया जा रहा है। और उन्हें ऐसे हितग्राहियों को जिसमें बच्चे और बुजुर्ग और गर्भवती माताएं, उनको घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें, बाहर इधर उधर न घूमें, अनावश्यक किसी कार्य से बाहर न जाएं जब तक आवश्यक ना हो, इत्यादि सलाह हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, गांव की आशा के सहयोग से भ्रमण कर दी जाती है। जी जी, मतलब इस समय आंगनवाड़ी सेंटर में किसी को आने की जरूरत नहीं है। जी, घर घर जो भी सहायता है वो पहुंचाई जा रही है। जी सर, सुना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता सहायिका जो हैं वो सर्वे में काम कर रही हैं, कोरोना के सर्वे में। हाँ जी, इसमें डोर टू डोर सर्वे हुआ था जिसमें इस जानकारी के लिए कि मतलब बाहर से आए हुए व्यक्ति जो है परिवार के सदस्यों के रूप में, उनका स्क्रीनिंग भी हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से, यदि किसी को सर्दी खांसी या बुखार वगैरह है तो कोविड-19 के तहत इसका सर्वे किया गया था और उसको लिस्टेड कर हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपी गई और हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से उनका हेल्थ चेकअप कराया गया ताकि वह उन रोगों से बचाव के लिए आवश्यक जानकारियां भी प्राप्त कर सके और जो सामान्य रोग हैं, ये सर्दी खांसी बुखार इत्यादि, तो उसको ठीक हो जाए, उससे डरे नहीं कि यह कोरोना नहीं है। जी जी, इसके लिए सर्वे किया गया और चिन्हित कर हितग्राहियों का परीक्षण करके उनका इलाज कराया गया। सर, जो कर्मचारी अपने विभाग के लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा को के लिए सर क्या क्या किया गया कि वो लोग भी सुरक्षित रहे? जैसे कि सर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का बीमा हुआ है जी, तो क्या ऐसी स्कीम अपने विभाग में भी लाई गई है इन कर्मचारियों के लिए? जी, इसके लिए हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो वॉरियर्स हैं, जो गांव में पूरे सबके सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगे हुए हैं, वह किसी के संपर्क में ना आए ऐसे व्यक्तियों के, तो इसके लिए इनको एक सामान्य तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सोशल डिस्टेंस मतलब कम से कम 3 फीट 2 गज है ना, इतना दूरी बना करके आप सर्वे कार्य करें
और अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और हैंड सैनिटाइजर। तो यह सभी डिपार्टमेंट द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को प्रदाय किए गए हैं। और कुछ एनजीओ द्वारा जो है ना ऐसे गरीब परिवारों को बांटने के लिए भी महिला एवं बाल विकास विभाग में ये मास्क दिए गए हैं, ताकि वो ऐसे घरों को बांट सकें सर्वे के दौरान जिन घरों में अर्थव्यवस्था उनकी ऐसी नहीं होती और जिन्हें कोई उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरी बात, जिस प्रकार से शासन ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स है, एएनएम वगैरह के लिए इस दौरान यदि कोई संक्रमित होता है और इस बीमारी से उसकी मृत्यु होती है तो उसका 50 लाख का बीमा, तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है जी जी इस संक्रमण काल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होने पर। जी 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 अगर किसी तरह की स्थिति होती है तो उनको बीमा दिया जाएगा सरकार जी, उनको भी बीमा का लाभ उनके परिवार को मिलेगा। शहरों में और ग्रामीणों में और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अपने विभाग की तरफ से? शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, अभी वर्तमान में संक्रमण काल चल रहा है, अभी पूर्णतः इससे मुक्त क्या नहीं हुए हैं और इसकी संभावना भी अभी मुक्त होने की नहीं है। तो इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करा जा रहा है स्क्रीनिंग के बाद। जी जी। तो गांव में और शहर के वार्डों में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा है, ये सब लोग और ग्राम पंचायत सचिव या रोजगार सहायक वगैरह हैं, ये सब मिलकर ऐसे व्यक्तियों को 14 दिन अपने घर पर ही रहकर सुरक्षित रहकर इधर उधर ना भ्रमण करें, ताकि यदि इस दौरान यह बीमारी उभरती है इसकी कोरोना की तो सूचना देने पर तत्काल वहीं आपको इलाज और वहीं से सीधा हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराया जा सके। जी जी। रोग फैले ना, इसलिए 14 दिन उनकी सुरक्षा को देखने के लिए रोज फॉलो अप करने को निर्देश दिए गए हैं कि बार बार समझाएं उन्हें, इधर उधर घूमते हुए पाए जाएं तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को या पुलिस थाने को सूचना दें, ताकि उन पर एक बार और नियंत्रण के लिए सामान्य कार्रवाई की जा सके और जब नहीं मानते हैं बार बार तो फिर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके, ताकि समाज में यह संक्रमण न फैले और सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहें। जी जी जी। सर, टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से होता है शहरों में और ग्रामीणों में। यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे, किसी तरह का इसमें समस्या ना आए, क्योंकि लोग सेंटर तो पहुंच नहीं पा रहे हैं जी। तो सर इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए? टीकाकरण जिस दिवस होता है, मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन रहते हैं वीकली, तो टीकाकरण के दिन सोशल डिस्टेंस बनाते हुए केवल वही हितग्राही, वही मतलब बच्चे और वही गर्भवती माताएं जिन्हें चिन्हित उस महीने में टीके लगना है, उनका हेल्थ चेकअप होना है, केवल उन्हें ही बुलाया जाता है। उनके साथ परिवार वालों के अन्य व्यक्तियों को नहीं बुलाया जाता और उनका सुरक्षित सोशल डिस्टेंस के द्वारा उनका टीकाकरण कार्य कराया जाता है, स्वास्थ्य जांच कराई जाती है, ताकि यह नियमित तौर पर होता रहे और वह उस चीज से भी वंचित ना रहे, उससे भी सुरक्षित रहे उन बीमारियों से जो नियमित टीकाकरण के अंतर्गत लगाया जाए। सर, गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है जी, तो अभी एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर तो बहुत ज्यादा रोक टोक है, तो उनको किसी तरह की परेशानी ना जाए जी। तो सर इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनको किसी तरह का कोई पास जारी होता है या? वैसे तो स्वास्थ्य विभाग से जननी एक्सप्रेस जो है, जननी 108 डायल करने पर जननी एक्सप्रेस संबंधित जगह पहुंचकर उस वैन से ही गर्भवती माता के लिए स्वास्थ्य चिकित्सालय ले जाती है, जहां भर्ती करके, और डिलीवरी उपरांत भी जननी एक्सप्रेस से ही उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जी जी, मतलब किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है उन लोगों के लिए? हाँ, ये जननी एक्सप्रेस के लिए किसी तरह की स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर कोई रोक टोक नहीं है। और बाहर भी यदि कोई शासकीय तौर पर कोई पेशेंट जाता है तो रेफरल कार्ड होता है, रेफरल कार्ड के माध्यम से वो पास ही माना जाता है जी जी, उससे फिर अन्य जगह की अस्पतालों में। सर, छतरपुर जिले की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे शहरों और ग्रामीणों में रहने वाले लोगों से? हम छतरपुर जिले में आने के बाद सभी हम शहरवासियों, ग्रामवासियों का महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। इस संक्रमण काल, कोरोना संक्रमण काल के दौरान हम सभी छतरपुर जिले के वासियों से अनुरोध करते हैं कि इससे बचने के लिए एक ही उपाय अपनाएं, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक इधर उधर ना घूमें, आवश्यक होने पर ही बाहर जाएं। और जैसा कि शासन निर्देशानुसार दिया जा रहा है कि बार बार हाथ धोएं, यानी कि हर घंटे में सैनिटाइजर नहीं है तो सामान्य साबुन से भी हाथ धोया जा सकता है। हाथ धोना 20 सेकंड तक कम से कम हाथ धोएं। और उसके साथ जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, बाजारों पर अनावश्यक भीड़ न बनाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन, सोशल डिस्टेंस जिसे कहा जाता है कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, इसका जरूर सभी पालन करें। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रहें, खुद सुखी जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए और इस संक्रमण से निपटने के लिए लड़ाई
जारी रखें। आपकी अपील को जरूर लोग फॉलो करेंगे, जिले की जनता। आपने जी अपने विभाग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद जी। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल जैन। मन में किसी तरह की उलझन ना रहे। जो हमारे बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इन्हीं सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने फोन किया है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अवनींद्र कौशिक, जो झांसी से हैं। आइए सुने। जी नमस्कार सर, मैं रविंद्र प्रजापति बोल रहा था, आकाशवाणी छतरपुर से। नमस्कार रविंद्र जी। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये न्यूज लोग अखबार में, टीवी में, रेडियो पर सुनते हैं तो लोगों में एक डर भी पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं। ये संख्या जो बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गांव, हमारे शहर में भी ये रूप ले ले कभी। जी। तो इस डर को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो कोविड-19 है या कोरोना वायरस बीमारी फैली, इसमें कोई शक नहीं कि बीमारी खतरनाक है जी। लेकिन इसके साथ में एक जो प्लस पॉइंट अगर हम कहें उसको, तो वो ये है कि अगर आप उन लोगों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, आप भीड़ में नहीं रह रहे हैं, आप घर के अंदर हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित हैं। जी जी। तो डरने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो अपने आप को अंदर किए हुए हैं, उन्होंने अपने आप को पब्लिक कांटेक्ट में नहीं है, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, जो बोलते हैं ना कि 2 गज की दूरी बना के रखी है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। जी जी। तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सर, लोग इतने नियमों का पालन कर रहे हैं और ये लॉकडाउन लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते आप ये कह सकते हैं कि ये चीजें उनके व्यवहार में भी आ सकती है आगे? देखिए, अब जो लॉकडाउन हो रहा है तो ये क्या है, ये इसका इफेक्ट कितने दिनों तक रहेगा क्या पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं और सामान्य होने के कुछ दिन बाद लोग वही जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं जो वो पहले जी रहे थे, वापस फिर आ जाते हैं। हाँ, वापस फिर उसी पे आएंगे। लेकिन ये है कि अभी काफी समय तक इसका प्रभाव ये होगा कि जो समझदार लोग हैं, और समझदार लोग काफी हैं, तो वो थोड़ी सी दूरियां सिर्फ मतलब कहना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगी, शारीरिक दूरियां बना के रखेंगे लोगों से जी। और अपना बचाव करेंगे और दूसरों का बचाव करेंगे। और जहाँ तक सामाजिक दूरियां हमारी उतनी ही रहेंगी, नजदीकियां जितनी पहले थी। बिल्कुल सर, वही हम पूछना चाह रहे थे कि जो बार बार फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस की बात होती है, ऐसा ना हो कि लोगों में दूरियां बढ़ जाएं, लोगों के मेल मिलाप, जो प्रेम भाव के जो भावनाएं हैं वो कम हो जाएं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारी शारीरिक दूरियां तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमारी सामाजिक दूरियां कम नहीं है। आपने देखा होगा इस पूरे दौरान इसके बीमारी की शुरुआत से लेकर अब तक लोगों ने एक दूसरे की हेल्प के लिए खड़े हुए हैं, अनजान लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। तो ये हमारे इंडिया के लोगों के डीएनए में है, हम लोगों की सहायता के लिए हमेशा खड़े होते हैं, जरूरतमंदों की सहायता के लिए। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं तो हम 1 रुपए दूसरों पर खर्च करने को सोचते हैं जो जरूरतमंद है। तो सामाजिक दूरियां हमारी नहीं बढ़ेंगी। हाँ, ये जरूर इस दौरान एक चीज आप महसूस कर रहे होंगे कि अगर उनके इलाके में कोई कोविड-19 का मरीज मिला जी, तो लोगों और जब उनके यहाँ पर रेड जोन में कन्वर्ट कराए, कंटेनमेंट एरिया बनाए, तो वो फिर थोड़ा सा उस पर गुस्सा जाहिर करते कि इनकी वजह से ये हुआ। लेकिन मेरी लोगों से ये सलाह है कि आप दोष उस व्यक्ति का नहीं है जो बीमार हुआ आपके इलाके में, वो भी किसी से प्रभावित हुआ है, तो उन्हें भी सहानुभूति और सहायता की जरूरत है, और उनको और उनके परिवार को। बिल्कुल, नफरत बीमारी से करें, बीमार व्यक्ति से ना करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी से प्रभावित हुआ है। जी जी जी। सर, हम जानना चाह रहे थे कि जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा, ये बीमारी भारत से चली जाएगी, तब ये अपने समाज में सर क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव छोड़कर जाएगी, क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं एक अनुमान के मुताबिक? देखिए, हमें काफी कुछ चेंज मिलेंगे। लोग को अभी जो लॉकडाउन में लोग जीना सीख गए हैं जी, कि कम से कम निकल के कैसे जिया जा सकता है, कम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें हम कैसे जी सकते हैं। दूसरा ये है कि लोगों में एक चेंजेस ये आएगा कि जिस काम को वो कर रहे हैं, और लॉकडाउन के दौरान जैसे अगर हम उदाहरण दें कि यहाँ से लोग दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए और वो वापस आए हैं, तो उन्हें ये लगा कि यहाँ पर भी कुछ हम नया काम शुरू कर सकते हैं।
जी बजाय बजाय दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहने के बजाय। तो लोगों में एक परिवर्तन ये आएगा कि वो नए आइडियाज जो वहां पे इम्प्लीमेंट हो रहे थे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी जी। नई चीजें लोग शुरू कर सकते हैं। इतने दूर न जाके अपने आसपास ही रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं, अपना काम देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए अभी अभी क्या है कि लोगों को ये समझ में आया कि ये बीमारी फैली है और इसका प्रभाव आप ये मान के चलिएगा ये आफ्टर शॉक इफेक्ट है, ये बिल्कुल काफी काफी दिनों तक रहेगा। अभी मतलब 1-1.5 साल तक इसका प्रभाव ये रहेगा कि लोग अभी डरेंगे बिल्कुल। जाने में। तो वो कोशिश ये करेंगे कि हम यहीं पे काम शुरू करें। तो जब वो यहाँ पे काम शुरू करेंगे उनकी आमदनी बढ़ेगी और जो उनके आसपास के लोग होंगे उन्हें भी थोड़ा सा काम उनका भी शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब घर में लोग रहेंगे, सभी लोग अपने परिवार के साथ रहेंगे तो संबंध भी मजबूत होंगे, जहां तक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो घर से बाहर रहते थे, परिवार के कुछ सदस्य जी यहाँ हाँ। पर हैं, कुछ बाहर हैं। जी हाँ। थोड़ा विषय को हम चेंज करते हैं और जी हाँ। जैसे जो अभी मजदूर वर्ग है बहुत दूर से आ रहा है, बहुत परेशानी से मैं मतलब घर पहुंच रहा है। जी हाँ। जब भी लॉकडाउन समाप्त होगा या अभी, तो उनको वापस जाने में वो हिचकिचाएंगे हाल जी फिलहाल हाँ। तो। जी हाँ। इतने आसानी से वो वापस नहीं जाएंगे बड़े शहरों में। बिल्कुल। तो वहाँ जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जहाँ लेबर की जरूरत ही है, बिना लेबर के सर हो नहीं सकता वहाँ पे नहीं काम। होगा। हाँ, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए ये अभी अभी जो इसकी कोविड-19 की वजह से प्रभाव हुआ ये आफ्टर शॉक इफेक्ट होगा और जी ये काफी काफी दिनों तक रहेगा। जो लोग अभी आए हैं, पैदल चल के आए हैं, किसी तरह ट्रक में आए हैं, टेम्पो में आए हैं, वो लोग काफी दिनों तक वहां जाने के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो चुके हैं। जी जी। वो लोग शायद वापस जाएंगे जिन्होंने अपने वहां पे एक स्थायी ठिकाना बना लिया है, उनका घर है, ठीक ठाक उनकी गृहस्थी जम गई है, वो शायद कुछ महीनों के बाद वापस जाएंगे। लेकिन जो अभी गए थे कुछ महीने पहले या 1-1.5 साल पहले गए थे और वो इतना बड़ा झटका खा के आएंगे, तो शायद वो काफी समय तक वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब होगा क्या, जो आपका प्रश्न था कि अभी अभी लॉकडाउन खोलने के बाद या अभी सीमित लॉकडाउन खोलना शुरू होगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उद्योग धंधों पर? उससे पहले तो ये होगा कि हम फैक्ट्रियां चलाएंगे कैसे जब लेबर नहीं होगी। बिल्कुल। तो अभी सीमित कर्मचारियों के द्वारा, सीमित जो वर्कर्स होगा उसके द्वारा काम शुरू होगा, जी क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रियों में या तो ठेके के मजदूर हैं, अस्थायी मजदूर हैं। जी। तो वहां पर ये दिक्कत होगी कि कैसे काम शुरू करें, तो कम मजदूरों से काम शुरू होगा। अभी गवर्नमेंट ने बोला भी यह है कि आप 33% लोगों को बुलाएं या 50% लोगों को बुलाएं ताकि उसको मेंटेन करा जा सके। और जब स्थितियां सुधरेंगी तो जी। शायद लोग वापस जाना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी काफी दिनों तक हो सकता दिक्कत हो। लेकिन उसका फायदा एक ये हो सकता है कि जो उस शहर में बसे हुए लोग हैं, खासतौर से अनस्किल्ड लेबर, अकुशल श्रमिक हैं, जी तो उस शहर के जो निवासी हैं शायद उनको काम मिल जाएगा, जी क्योंकि जी। उन्हें काम नहीं मिला। तो रोजगार मिलेगा लेकिन वहां के लोगों को नहीं। सर, हमारा एक क्वेश्चन और था कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जी हाँ। अपने गांव में आकर रुक गए हैं, जी हाँ। या तो वो सरकारी योजना है गांव में, मनरेगा या और कोई योजना, उसके माध्यम से काम में लगे हैं, जी हाँ। या फिर अगर नहीं है कुछ काम, तो अब वो क्या करें सर घर पे रहते हुए? हाँ, ये एक लोगों के मन में एक भाव पैदा हो गया, एक डर भी पैदा है कि अब क्या होगा। जी फिर वो इसलिए देखिए, अब जब वो लौट के आए हैं तो उसमें से कुछ स्किल्ड वर्कर होंगे, कुछ बड़े कुशल मजदूर होंगे, उनके पास कुछ न कुछ हुनर होगा, वहां पे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। जी कोई हो सकते किसी गारमेंट फैक्ट्री में हो, कोई किसी और फैक्ट्री में। तो जिनके पास हुनर है उन्हें चिंतित होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उस काम को वो वहां पे शुरू कर सकते हैं। जैसे बहुत से लेबर लौट के आया है जो गारमेंट फैक्ट्रीज में काम कर रहा है। जी अब जब वो यहाँ पे आ गया है तो उस काम को वो ठीक है, उसको नहीं जाने कोई बात नहीं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं भेज सकते, ना रोक सकते हैं। जी जी। तो उनका ही वो हुनर का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, 4 लोगों के साथ मिलकर अपना एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। स्किल्ड लेबर है जो वहां पे बिल्डिंग्स बना रहे थे, मकान बना रहे थे, वो काम उनको यहाँ पे भी मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा कम पैसा मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, खाली नहीं होंगे वो। जी जी। तो वो कोशिश ये करें कि अपने हुनर से संबंधित जो उनका स्किल है उससे संबंधित काम को वो यहीं पर तलाशना शुरू करें। थोड़ा पेशेंस रखें जी और भीड़ की मानसिकता को वो फॉलो नहीं करें। थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो उन्हें अपने हुनर से संबंधित काम यहाँ पे नजर आने लगेगा। जी जी। मेरे लोगों को सलाह है कि आप धीरज के साथ बैठें, देखें, सरकार हेल्प कर रही है, समाज भी आपके साथ खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी काम मिलेगा। सर, अभी जो बच्चे जिनकी पढ़ाई पर काफी प्रभाव पड़ा है,
जी और आजकल सर देखते हैं कि नए सिस्टम की तरह ऑनलाइन सिस्टम ये जो लागू हुआ है लोगों जी को ऑनलाइन पढ़ाई का, जी तो ये कितना प्रभावी है और कितना सही है? देखिए, ये कोई भी जब हम सिस्टम शुरू करते हैं तो वो अच्छे के लिए शुरू होता है, जी लेकिन कई बार वो इतना ज्यादा कर देते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। अब जी ये जैसे ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है, आप जूम ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं, जी और बहुत से स्कूलों ने क्या किया कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने क्लास लगाना शुरू कर दी, जी या छोटे बच्चों की क्लास आपने सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लगाई। आप 4 घंटे क्या पढ़ा रहे हैं? जी और बच्चे एक छोटी सी स्क्रीन पे 4 घंटे बैठ के देख रहा है, तो सबके पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स नहीं है। उसने अपना जूम अपना एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड किया और वो 4 घंटा बच्चा देख रहा है, तो ये कुछ ज्यादा हो गया है। जी आप जब बोर्ड ने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इस बार कोर्स कम करेंगे, तो जब कोर्स कम करेंगे तो आगे वाले महीनों में आप उसका कोर्स कवर करा सकते हैं, जी और इस समय आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अभी एक चीज जिसको मैं काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ और लोग महसूस करते हैं कि हमारे देश में क्रिएटिविटी की कमी हो गई है, सृजनात्मकता नहीं बची, इनोवेशन नहीं बचा है। बच्चे को आपने दे दिया, कोर्स दे दिया, उसने रट लिया, उसके नंबर आ गए, फिजिक्स में 100 में 100 नंबर आ गए, लेकिन वो बच्चा फिजिक्स के सिंपल से नियम का, इस सिद्धांत का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो। हाँ, नहीं प्रैक्टिकल नहीं जानते। वो 100 नंबर लाने के बाद अगर वो उन सिद्धांतों को अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं कर सके तो 100 नंबर का फायदा क्या था? तो ये वो मौका था हमारे पास कि हम उन बच्चों के ऐसे प्रोजेक्ट देते, ऐसे उनको काम देते, जी स्कूल के द्वारा होमवर्क देते कि उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ता। ये सही मौका था, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं, क्लासेस नहीं थी, होमवर्क नहीं था। ऐसा नहीं देखिए हमने उनको 6 घंटे और 4 घंटे की जूम ऐप पे क्लासेस लेना शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रैक्टिकल बच्चे थोड़ा सा क्रिएटिव तो बनाए। हमारे यहाँ पे टॉप होने वाले इतने IITs होने के बाद भी जी हमारे यहाँ पेटेंट्स की कमी है। हमारे यहाँ ऐसा कोई साइंस का पेटेंट नहीं हुआ है कि जिसको हम ये कह सकें कि हमारे इंटरनेशनल पेटेंट है, नहीं है। जी जी तो यहाँ पे इनोवेशन अगर वो बढ़ाते, क्रिएटिविटी बढ़ाते, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। और मैं पेरेंट्स को बोलूंगा जो सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, कि बजाय इसके कि आप उन्हें रटाएं, आप अपने बच्चे को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना तो शुरू करें। बिल्कुल सही बात है सर। अंत में एक क्वेश्चन हमारा ये था कि जो बच्चे कोचिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जी हाँ, वो भी कहीं ना कहीं अपने जो विकास का मार्ग है उनका वो रुक गए हैं। जी अब वो घर पे हैं, क्या करें इस समय के वो आगे के उनके रास्ते खुलें, आगे की उनकी जो तैयारी है वो सतत बनी रहे, उनके लिए सर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जिनको इसी साल एग्जाम देना था या देने वाले हैं अभी, जी उनके साथ ये है कि उन्होंने पूरा साल पढ़ा हुआ है। तो जो 12वीं पास कर चुके हैं या 12वीं पास कर रहे हैं और उन्होंने पूरे साल कोचिंग की है, तो उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है उसको वो पढ़ते रहे। और बहुत सी कोचिंग ऑनलाइन मटेरियल भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम से कैसे भी मेल कर रहे हैं, तो आप उस मटेरियल को पढ़ते रहे। जी जी और अपना जो मोमेंटम है, जो आपका रिदिम बना हुआ है पढ़ने का, जो पहले बना हुआ था कोविड शुरू होने के पहले, अगर किसी का एग्जाम अप्रैल में था तो वो जिस तेजी के साथ पढ़ रहा था वो अपनी स्पीड वैसे ही बनाए रखे। मेरी उनको एडवाइस यही है, क्योंकि वो पेपर कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकते हैं, जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकता है। जी जी इसलिए मेरी उनको सलाह है कि वो ये मान के चले कि अगले 15 दिन बाद उनके पेपर होने वाले, जी ताकि वो अपनी स्पीड बढ़ाए, क्योंकि पेपर तो होगा ही। जी 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 सर, किसी को मन में उलझन हो या किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या किसी को कैरियर गाइडेंस से संबंधित कोई सवाल पूछना हो और आपसे संपर्क करना चाहता है, तो सर आप कोई नंबर देना चाहें? हाँ बिल्कुल, वो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9453878628। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 9453878628। जी जी, इस नंबर पर सीधे संपर्क करके आप उचित सलाह मांग सकते हैं कैरियर गाइडेंस संबंधी, या फिर आपके मन में किसी तरह की उलझन है तो उसका भी समाधान आपको मिल सकता है। अपने सर बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, हमारे सुनने वाले सभी श्रोता इससे जरूर लाभान्वित हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अवनींद्र कौशिक झांसी से। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए रविंद्र प्रजापति को। नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो
हर्ज पर। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।